नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 25 मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसका अभी हम पहला भाग कवर करेंगे। इसमें बच्चों हम जानेंगे उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हमारे शरीर में बनते हैं और उत्सर्जन तंत्र की संरचना क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र के बारे में। बच्चों देखो, हमारे शरीर के अंदर बहुत सी तरह की उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं और ये जो उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत से अवशिष्ट पदार्थ भी हमारे शरीर के अंदर बनते जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सी तरह के नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अब इनमें से हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जल को हम जानते हैं कि बहुत सारा जल जो अवशिष्ट रूप में हमारे शरीर में बनता है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है और कुछ जल जो है वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, इनको बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है और इसके लिए हमारे शरीर के बहुत से अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो देखो, यहाँ से हम उत्सर्जन की परिभाषा को पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में निर्मित नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और इसके क्रिया के लिए हमारे शरीर के वे सभी अंग जो अवशिष्ट को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं, उनको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और हम जानते हैं कि अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है, तो सभी उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन तंत्र क्या है। अब बच्चों हम बात करते हैं नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों की। तो हम लोग जो प्रोटीन को भोजन के रूप में लेते हैं, उसके उपापचय के फलस्वरूप जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण भी किया गया है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कि ये उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से बन रहे हैं और जंतुओं को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अमोनिया की। तो प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप जो पहला अवशिष्ट पदार्थ हम जिसको जानने जा रहे हैं वो है अमोनिया। अमोनिया के आधार पर जो जंतु उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको हम अमोनिया उत्सर्जी जंतु या एमिनोटेलिक जंतु भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, प्रोटोजोआ, हाइड्रा, पॉरीफेरा, एनेलिडा, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स जो पानी में हैं, ऐसे ऑर्थोपोड्स, मोलस्क और मछलियां। तो ये सभी जंतु देखो जलीय आवास के जंतु हैं। तो इन जलीय आवास के जंतुओं में ही अमोनिया का उत्सर्जन क्यों हो रहा है, उसके पीछे बच्चों कुछ रीजन है। क्या रीजन है? देखो, सबसे पहली बात तो ये जो अमोनिया है ना, ये बहुत विषैला पदार्थ होता है और जंतु इसको अपने शरीर के अंदर बिल्कुल भी संचय करके नहीं रख सकते। ठीक है, और ये जल में घुलनशील होता है। अमोनिया पानी के अंदर बहुत जल्दी घुलता है। तो ये जलीय जंतु क्या करते हैं कि जो अमोनिया बना उसको तुरंत जल में विलेय किया और उसको शरीर के बाहर उत्सर्जन कर दिया। ओके, और ये तभी पॉसिबल है जब जंतु पानी में रहने वाला हो, वरना बहुत सारा पानी अमोनिया को विलय करने के लिए चाहिए जो दूसरे आवास में संभव नहीं है। क्लियर? चलो अब देखते हैं दूसरा नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ, ये है यूरिया। तो ऐसे सजीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको हम यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल, एनेलिडा, उपास्थल मछलियां, अस्थिल मछलियां, उभयचर जंतु जैसे कि मेढक और स्तनधारी जंतु जैसे कि मनुष्य, ये सभी
उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो देखो यूरिया अमोनिया से कैसे अलग है, तो ये अमोनिया की अपेक्षा कम विषैला होता है। अब थोड़ा कम विषैला है तो जंतु इसको कुछ समय के लिए शरीर के अंदर संचित भी कर सकते हैं, पर चूंकि ये अवशिष्ट है इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना तो जरूरी है। ठीक है, और ये भी अमोनिया की तरह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और यूरिया के उत्सर्जन के लिए जल में घुलनशील है तो ये जल के साथ घुलकर ही शरीर के बाहर निकलता है, इसलिए यूरिया के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता रहती है। जल की आवश्यकता रहती है। ठीक है, इसको उत्सर्जित करने के लिए। तो ये था हमारा दूसरा नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ यूरिया। थर्ड है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल वे सजीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको हम यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, कीट, सरीसृप और मरुस्थलीय आवास के जंतु। बच्चों ये जो यूरिक अम्ल है ना, ये अमोनिया और यूरिया से बिल्कुल अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि ये इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही कम विषैला होता है। ठीक है, अब बहुत कम विषैला है इसलिए इसको जो जंतु है वो इसको शरीर में कुछ समय तक संचित करके भी रख सकता है, और ये जल में अघुलनशील है। ये देखो इन दोनों में, तीनों के बीच में ये अंतर है, ये जल में अघुलनशील है इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए शायद ये मरुस्थलीय आवास के जंतु उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल बनाते हैं। इनको तो पीने को ही पानी नहीं मिलता तो बेचारे वेस्टेज को निकालने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे, है ना। तो इनके अंदर यूरिक अम्ल बन जाएगा, जो यूरिक अम्ल को बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे जंतुओं का वर्गीकरण देखा आपने। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में हमने बांट दिया। पहला एमिनोटैलिक, दूसरा यूरियोटैलिक और तीसरा यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो इसका इस तरह से हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ। अब हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की संरचना। तो सबसे पहले बच्चों हमारे शरीर के जो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है हमारी किडनी या वृक्क। तो पोजीशन देके हम हमारे वृक्क की, तो ये हमारी देखो आहार नाल प्रदर्शित हो रही है, ये हमारा आमाशय, ये लीवर प्रदर्शित हो रहा है, और ये बड़ी आंत और छोटी आंत, और ये हमारे फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, और फेफड़ों के बीच में ये हमें हार्ट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या पोजीशन होती है हमारी किडनीज की। तो किडनी हमारी उदर गुहा में, ये डायफ्राम है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे ये हमारी उदर गुहा। तो उदर गुहा में हमारी किडनी स्थित है। कहाँ स्थित है? किडनी के आगे तो अभी हमने क्या देखा था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पीछे यानी कि किडनी, इसका फर्स्ट पॉइंट हम क्या याद करेंगे वृक्क का, कि हमारे शरीर में एक जोड़ी, 2 लाल रंग की संरचनाएं दिख रही है ना आपको, तो हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? हमारी उदर गुहा के पृष्ठ भाग में। अब देखो यहाँ सेंटर में तो हमारी मेरुदंड उपस्थित होती है ना, इस तरह से। तो इस मेरुदंड के दोनों तरफ, मेरुदंड के दोनों तरफ एक एक किडनी उपस्थित है। तो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में हमारी कशेरुक दंड के दोनों तरफ, ठीक है, एक एक किडनी उपस्थित होती है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, ये जो हमारी दाई किडनी है ये थोड़ी सी आगे की तरफ स्थित होती है। तो दाई
किडनी या दायां जो वृक्क है यह कुछ आगे निकला हुआ होता है, तो कुछ आगे की तरफ स्थित होता है। ठीक है। और ये जो हमारी उदर गुहा है बच्चों, ये किडनी हमारी उदर गुहा में एक महीन पेरिटोनियम झिल्ली से उदर गुहा की भित्ति के साथ में जुड़ी होती है। तो पीछे की तरफ जो उदर गुहा की भित्ति है, पृष्ठ भित्ति, उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति, पीछे की तरफ वाली जो भित्ति है उसके साथ में एक झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है, झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है। हमारी जो किडनी का निर्माण है वो हमारी जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, जनन स्तर होते हैं, उसमें से जो बीच वाला जनन स्तर है मीजोडर्म, है ना, मध्य जन स्तर, मध्य जन स्तर। तो मीजोडर्म से हमारी किडनी का विकास होता है और विकास के क्रम में हमारी किडनी को हम मेटानेफ्रिक कहते हैं। अब इस मेटानेफ्रिक शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों, इसको आप देखना। जब बच्चों भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का जब परिवर्धन होता है, भ्रूण का परिवर्धन, तो ऐसा नहीं है कि परिवर्धन के बिल्कुल प्रारंभ में ही जैसी किडनी आपको अभी दिखाई दे रही है ऐसी किडनी बन जाती है, तो ऐसा नहीं होता। पहले इनिशियल, सबसे पहले क्या होता है, प्रोनेफ्रोज, यानी कि किडनी का बिल्कुल इनिशियल बनना शुरू होता है, उसको हम प्रोनेफ्रोज कहते हैं। ये प्रोनेफ्रोज थोड़ा विकसित होता है और बनाता है मीजोनेफ्रोज, और इस मीजोनेफ्रोज में फिर परिवर्धन होता है, विकास होता है और इससे बनता है मेटानेफ्रोज। और ये जो मेटानेफ्रोज है ये हमारी किडनी के समान होता है, मतलब ये हमारी किडनी का पूरा विकास हो जाता है। और मीजोनेफ्रोज से जो मेटानेफ्रोज का परिवर्तन है, ये बच्चों लगभग जब ये हमारा जो भ्रूण है ये 5 वीक्स का हो जाता है, 5 हफ्ते का हो जाता है, तो ये मेटानेफ्रोज बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए हमारी किडनी को हम क्या कहते हैं, पश्च वृक्क या मेटानेफ्रिक भी कहा जाता है। चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और किडनी के बारे में और जानकारियां लेते हैं। तो ये देखो, इस हमारे उत्सर्जन तंत्र को मैंने यहाँ पूरा डिटेल में बनाया है। अब देखो, आपको मैं यहाँ पहले लेबल कर देती हूँ ये कौन कौन से अंगों को प्रदर्शित कर रहा है। इस चित्र को नामांकित कर लेते हैं। तो ये देखो, ये जो ब्लू कलर से आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये है हमारी पश्च महाशिरा। और देखो ये पश्च महाशिरा, ये यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरह से, और ये देखो यहाँ जाके अंदर खुल गई। क्लियर। दूसरी देखो, इसी तरह से आपको रेड कलर से नजर आ रहा है, ये क्या है, ये है हमारी पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी। और ये देखो, ये आगे जाके ये धमनिका में विभाजित हो गई और ये देखो ये धमनिका ऐसे अंदर खुल रही है। क्लियर। और किडनी के ऊपर ही आपको टोपी के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये है हमारी एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको हम एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अब आपको ये ब्राउन कलर की, अच्छा ये रेड कलर से जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये हमारी किडनी या वृक्क। और ये जो ब्राउन कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये है मूत्र वाहिनी का अग्रभाग। ठीक है। तो ये क्या है, मूत्र वाहिनी का अग्रभाग। और ये पीछे की तरफ चले तो ये देखो, ये मूत्र वाहिनी का नलिकाकार भाग है जिसको कि हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। मूत्र वाहिनी आगे जाकर देखो दोनों किडनी से एक एक निकल रही है और ये आगे जाकर खुल गई एक थैलेनुमा संरचना में जिसको हम कहते हैं मूत्राशय।
और ये यहाँ पर इसका मूत्राशय का छिद्र है। ठीक है, तो ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। अब इस चित्र के द्वारा हम लोग किडनी के विशेषताओं को जानेंगे। तो सबसे पहले देखो ये हमारी, अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये टुकड़ों में दिखा रही हूँ चित्र, ताकि आपको जब पूरा इसका आंतरिक संरचना भी बनानी हो तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ऐसे बाहर की आउटलाइन बनानी है किडनी की। इसके बाद में आपको ये मूत्रवाहिनी बनानी है और इसका ये आगे का भाग ऐसे चौड़ा प्रदर्शित करना है। फिर आपको ये शंक्वाकार संरचनाओं को बनाना है और फिर ये हमारी पश्च महाशिरा से निकली हुई वृक्कीय शिरा है और ये है वृक्कीय धमनी। तो ये ब्लू वाला भाग क्या है? वृक्कीय, जो वृक्क में प्रवेश कर रही है तो वृक्कीय शिरा, और ये रेड वाली कहलाती है वृक्कीय धमनी। ठीक है, वृक्कीय धमनी ब्लड को अंदर लेकर जाएगी और वृक्कीय शिरा किडनी के अंदर से ब्लड को बाहर लेकर आएगी। क्लियर? चलो अब यहाँ से हम किडनी की और विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात तो इसका रंग कैसा है? गहरा लाल। अब इसकी हम अगर लंबाई देखें तो इसकी पूरी लंबाई लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर ये लंबी होती है हमारी किडनी। और इसकी हम चौड़ाई, अगर चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ाई, तो ये चौड़ाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसकी हम मोटाई की बात करें तो मोटाई लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। और इसका जो वजन है वो लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, इसका ये जो बाहरी हिस्सा है, ये बाहरी हिस्सा हमें कैसा दिखाई देता है? उत्तल। और ये जो आंतरिक हिस्सा है ये इस तरह से अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो ये हिस्सा कैसा दिखाई देता है? अवतल। और ये जो अवतल हिस्सा है, इस अवतल हिस्से में एक खड्डा या एक गड्ढे जैसी संरचना हमें दिखाई देती है। ये एक गड्ढे जैसी संरचना है। इस गड्ढे जैसी संरचना को हम कहते हैं वृक्क की नाभि या हाइलम। और इस वृक्क की नाभि से देखो, सबसे पहले वृक्कीय शिरा को देखो, तो वृक्कीय शिरा बाहर निकल रही है, वृक्कीय शिरा बाहर निकल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर वृक्कीय शिरा के साथ में बच्चों लिम्फ वाहिनियां भी बाहर निकलती हैं। और ये येलो कलर की, ब्राउन कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी भी इस हाइलम भाग से बाहर निकल रही है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब चीजें बाहर निकल रही है। अब नाभि से अंदर क्या क्या जा रहा है? एंटर क्या हो रहा है? तो ये देखो रेड कलर से वृक्कीय धमनी, तो वृक्कीय धमनी। और इसके साथ ही साथ बच्चों बहुत सी तंत्रिकाएं या तंत्रिका तंतु भी वृक्कीय धमनी के साथ में नाभि मार्ग से होते हुए वृक्क के अंदर एंटर होते हैं। क्लियर? यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है? तो इसमें देखो एक चित्र में आपको और प्रदर्शित कर रही हूँ यहाँ पर, जो इसके बाद बनाना है। इसके बाद इसको आगे कैसे बनाना है? तो आगे इस तरह से, तो ये वृक्कीय शिरा और वृक्कीय धमनी को आपको विभाजित करना है। विभाजित करके पूरी किडनी के अंदर, पूरे वृक्क के अंदर रक्त केशिकाओं के जाल को बिछाना है। तो इस तरह से आप इसके चित्र को बना सकते हो। तो किडनी की संरचना के बाद में अब हम बात करते हैं मूत्रवाहिनी की संरचना की। तो बच्चों मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स, ये ब्राउन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं यूरेटर्स। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ से रहे हैं? तो हमारे वृक्क की नाभि से। 2 किडनी है तो दोनों किडनी की नाभि से एक एक मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। और ये जो वृक्क की नाभि से बाहर निकलती है,
दूसरी विशेषता इसके देखो तो नाभि के पास, वृक्क की नाभि के पास ये मूत्र वाहिनी जो है, यूरेटर जो है, ये बहुत ही चौड़ी होती है, चौड़ी और कीप के समान, चौड़ी व कीप के समान। ये देखो यहाँ पर, ये पेन का कलर मैं चेंज करती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई भी देगा। ये देखो, ये ऐसी चौड़ी हमें ऐसी ये दिखाई दे रही है कीप के जैसे। तो ये चौड़ी और जो कीप के जैसी भाग जो इसका है मूत्र वाहिनी का नाभि के पास में, ये भाग कहलाता है पेल्विस। चौड़ी व कीप के समान और क्या कहलाती है? पेल्विस कहलाती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है अपने को? पेल्विस के बाद में ये कैसी हो जाती है? पेल्विस के बाद में ये सक्रिय हो जाती है, नलिकाकार हो जाती है, सक्रिय नलिकाकार हो जाती है। ठीक है, फिर हमें इसका पॉइंट अगला क्या याद रखना है, वो है इसकी भित्ति कैसी है। तो इसकी भित्ति मोटी होती है, मूत्रवाहिनी की भित्ति मोटी होती है और पेशी होती है, पेशियों से बनी हुई होती है, पेशियों से बनी हुई होती है। और ये जो पेशियां हैं, पांचवा पॉइंट, इन पेशियों में क्रमाकुंचन गति, लगातार ये सिकुड़ती रहती हैं, फैलती रहती हैं, क्रमाकुंचन गति करती हैं। और ये गति क्यों जरूरी है? ये गति यूरिन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं मूत्र वाहिनी यूरेटर्स के। अब आगे देखते हैं, और दोनों तरफ की मूत्र वाहिनी देखो, ये राइट और ये लेफ्ट, दोनों मूत्र वाहिनियां आगे ओपन हो गई इस थैलेनुमा संरचना में। तो देखो, इस थैलेनुमा संरचना की डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। ये थैलेनुमा संरचना कहलाती है बच्चों मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब इसको देखो, ये एक थैली के समान संरचना है और ये एक पेशीय संरचना है, पेशीय थैलेनुमा संरचना। और ये इसकी जो भित्ति है, मूत्राशय की जो भित्ति है, इसके 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला, सबसे बाहरी स्तर, तो जो सबसे बाहरी स्तर होता है बच्चों, वो कहलाता है पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर। और इसके बाद में दूसरा स्तर जो कहलाता है मध्य स्तर, और ये बना हुआ होता है अरेखित पेशियों का। और भित्ति का जो सबसे अंदर का स्तर है आंतरिक स्तर। ये आंतरिक स्तर बच्चों जैसा कि सब में होता है, श्लेष्मा से बना हुआ होता है, तो ये कहलाता है श्लेष्मिक स्तर। तो भित्ति हमारी मूत्राशय की भित्ति 3 स्तरों से बनी हुई होती है। अब इसकी संरचना की बात करूं तो देखो, ये ऊपर से कैसा है? चौड़ा, नीचे से कैसा है? सकरा। तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं शंक्वाकार, है ना। तो इसका ऊपरी भाग चौड़ा है और निचला भाग सकरा है। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये एक छिद्र के द्वारा मूत्र जनन मार्ग यूरेथ्रा में खुल जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या याद रखना है कि हमारा जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें क्या उपस्थित है? एक छिद्र उपस्थित है। और ये छिद्र कहाँ खुल जाएगा? ये खुल जाएगा यूरेथ्रा में, मूत्र जनन मार्ग में। ये जो छिद्र है बच्चों, इस छिद्र के ऊपर एक अवरोधनी लगी हुई होती है ना, एक वॉल्व लगा होता है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। इस अवरोधनी का क्या काम है कि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा हुआ है, उस यूरिन को यहीं पे बंद करके रखना। और जब आवश्यकता होती है, यूरिन पूरा भर जाता है ब्लैडर में और यूरिन को रिलीज करना होता है,
तो ये अवरोधनी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, और ये जो यूरिन है ये यहाँ से निकलकर ये जो हमने बात करी यूरिथ्रा की, मूत्र जनन मार्ग की, इसमें रिलीज कर दिया जाएगा, इसमें छोड़ दिया जाएगा। तो हमारा जो मूत्राशय है वो लगभग बच्चों 700 से 800 ml तक यूरिन को संग्रहित करके रख सकता है। ठीक है, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर की या मूत्राशय की कैपेसिटी है। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है। अब देखो ये जो अपन ने बात करी मूत्र जनन मार्ग की, है ना, या मूत्र मार्ग की, इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं तो अपन डिटेल जानते हैं। यूरिथ्रा की, यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। ठीक है, ये यहाँ पे जो छिद्र है वो आगे कहाँ खुल गया, यूरिथ्रा में खुल गया। तो यूरिथ्रा जो है बच्चों, ये पुरुषों में इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। तो पुरुषों में ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इससे यूरिन और स्पर्म यानी कि वीर्य, ये दोनों शरीर के बाहर रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। और स्त्रियों में मूत्र मार्ग की लंबाई बच्चों लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इससे केवल यूरिन ही बाहर निकलता है। तो ये थी बच्चों अपनी डिटेल मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग 1। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, एक बार आपको रिमाइंड कराती हूँ मैं। हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर करी। तो हमने सबसे पहले कवर किया कि उत्सर्जन क्या होता है, कैसे परिभाषित करना है। इसके साथ में हमने उत्सर्जी अंग क्या है और उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसको कैसे परिभाषित करना है, इसको समझा। फिर हमने देखा कि कितने तरह के अवशिष्ट पदार्थ सजीव बाहर निकालते हैं, है ना। उसके आधार पे हमने अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतुओं की बात करी। फिर हमने देखा हमारे उत्सर्जन तंत्र की संरचना, जिसमें हमने किडनी या हमारे जो वृक्क हैं उसकी संरचना को जाना, मूत्र वाहिनी की संरचना को जाना और मूत्राशय की संरचना को जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आपको किडनी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।